हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो साथियों, आज का वीडियो हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड के टाइप्स का, यानी जो हम लोग पिछले दिनों टॉपिक शुरू किए थे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च का यह लास्ट वीडियो है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च पे कोई भी वीडियो नहीं होगा। आज के वीडियो में हम लोग उन तमाम सारे टाइप्स को कवर कर लेंगे जो कि पिछले क्लास में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो कोशिश यही होगी कि आज का यह वीडियो अंतिम वीडियो हो, और कोशिश नहीं, इसको हम लोग दरअसल पूरा करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप वहां से जाकर रिसर्च एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से तमाम सारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा और साथ में एक रिटन नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने में सुविधा हो सके। और जो लोग मुझसे किसी तरीके का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो लोग डायरेक्ट मुझसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, @गुरु अमृतराज से आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप मुझे यहाँ से मिल सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैं यहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, या फिर आप फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से या फिर आप ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिन लोगों का कोई भी क्वेरी हो, पर्सनली कोई सवाल हो, तो आप यहाँ पे पूछेंगे तो सीधा बात हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं, और आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग हमेशा लिखते चलें जैसा कि आप हमेशा लिखते हो। चलो तो फिर समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ तो फिर मिलेगा ही, आपके पास किताब भी है, मटेरियल भी इतने सारे लिखे हुए, एक बार आप समझ लोगे, दिमाग में लिख लोगे तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आधार पे रिसर्च के प्रकार। हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग अपना हैंडराइटिंग ठीक रखिएगा। चलिए तो फिर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट के आधार पे रिसर्च को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग वैचारिक अनुसंधान, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल। और दूसरे नंबर पे जो है उसको बोलते हैं इम्पीरिकल, जो इसका ठीक अपोजिट है। कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल होगा वो इम्पीरिकल नहीं होगा, जो इम्पीरिकल होगा वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। ठीक, ये दो बात याद रखिएगा। तो पहला टाइप क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में सिर्फ दो बात याद रखना है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का इस्तेमाल हमेशा फिलॉसफर लोग करते हैं। कौन करते हैं? हमेशा फिलॉसफर लोग, फिलोसॉफर लिख रहे हैं, फिलॉसफर लोग करते हैं, या फिर जो स्कॉलर लोग हैं। स्कॉलर कहने का मतलब रिसर्च स्कॉलर नहीं, जो विद्वान लोग हैं वो लोग इस कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? एक नई थ्योरी को जनरेट करने के लिए, एक नए थ्योरी को जनरेट करने के लिए। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है बेसिकली मेन रिसर्च की तरह होता है। मेन रिसर्च कौन? जो बेसिक रिसर्च था। बेसिक रिसर्च कौन? जिसे हम लोग फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी बोले थे, जहाँ पे हम लोग थ्योरी को जनरेट करते थे न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसीलिए इसका नाम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, कॉन्सेप्ट का क्रिएशन करते हैं। तो यह जो है फिलॉसफी से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ जो फिलोसफर्स हैं वह इस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक रिसर्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो दार्शनिक लोग होते हैं या फिर जो विद्वान लोग होते हैं वह नई नई विचार का या नए नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करने के लिए किस प्रकार के रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कॉन्सेप्चुअल रिसर्च टिक कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस इससे दो तीन ही सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। हम लोग जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग यह भी डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के सवाल आने की संभावना है। तो जितनी भी संभावनाएं हैं उस पर आप पहले से विचार करके जाइए, और आप
जब भी किसी टॉपिक को पढ़िए तो आप अपने आप को एग्जामिनर समझिए और आप यह सोचिए कि आपको यदि बोला जाता कि इस टॉपिक से आपको सवाल सेट करना है यूजीसी नेट के लिए, तो आप कितना बच्चों को घुमा सकते थे। तो जितना आपका अपना दिमाग घूमेगा और आप जहाँ जहाँ तक सोचेंगे वहाँ तक आप अपनी तैयारी खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग को लेकर के चलिए, फिर आप उनके दिमाग को पढ़ लीजिएगा वो लोग किस तरीके से सवाल सेट करते हैं। और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना सवाल पूछने की, कि मैक्सिमम संभावना यहाँ तक सोचने का है, आप वहाँ तक पहले से ही सोच करके जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा भेजा का इस्तेमाल सोचने के लिए भी करिए। इतना बड़ा भेजा किस लिए दिया है प्रकृति ने। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इम्पीरिकल रिसर्च के बारे में। इम्पीरिकल शब्द जो है मैंने पहले ही बताया था आपको, कई बार इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। इम्पीरिकल जो रिसर्च होगा वह ऑब्जर्वेशन पे आधारित होगा। ठीक है, किस पे आधारित होगा? ऑब्जर्वेशन पे। और ऑब्जर्वेशन किस पे आधारित होता है? एक्सपीरियंस पे। ठीक है, एक्सपीरियंस पे। तो इम्पेरिकल रिसर्च जो होता है वो एक्सपीरियंस पे, आपके अनुभव पर आधारित होता है, आपके ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हाइपोथेसिस बना रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे थे? नया विचार जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको अमूर्त विचार बोलते हैं, जो फिलोसफर लोग देते हैं, आइडियाज़, ठीक है, उसका निर्माण कर रहे थे। यहाँ पर हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और इसके टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं हाइपोथेसिस का? ताकि हमें पता चल सके कि हाइपोथेसिस में जो कुछ भी हमने लिखा है, कहा है, उसके अनुसार, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त डेटा है या नहीं, या फिर हमारे पास जो डेटा है उससे जो निष्कर्ष निकल रहा है क्या वो हाइपोथेसिस से मैच करता है। यदि मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर गलत है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर का, ठीक है, एक पॉइंट और लिखो इसमें, मैं मिटाते चल रहा हूँ, पेज नहीं बदलूंगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखना कि यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनका डेटा पे नियंत्रण होता है। ठीक है, डेटा पे नियंत्रण होता है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, और फैक्ट पर भी उनका नियंत्रण होता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो अनुभव के आधार पे जो रिसर्च होता है, अनुभव सिद्ध जो रिसर्च होता है, उसको इम्पीरिकल रिसर्च कहते हैं। इम्पीरिकल को हिंदी में बोलते ही हैं अनुभव सिद्ध। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो शब्दों पे ध्यान दोगे तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अनुभव सिद्ध रिसर्च इसे कहते हैं, किसको? इम्पेरिकल रिसर्च को। कॉन्सेप्चुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? वैचारिक अनुसंधान, जहाँ पे नए विचार का निर्माण हो, जहाँ पे नए विचार का क्रिएशन किया जा सके, जहाँ पे नए नए थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट किया जा सके, उनको उत्पन्न किया जा सके। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यदि आप यहाँ तक समझ रहे हो तो फिर आप पूरा समझ गए। कॉन्सेप्चुअल और इम्पीरिकल में इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा और सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए इसमें। और देख लेते हैं कुछ इसी में, इसको मैं मिटाता हूँ। एक दो पॉइंट और देखिए कॉन्सेप्चुअल में, पेज बदल लेते हैं हम लोग, क्योंकि मिटाने में जितना वक्त लगा उससे बेहतर है पेज बदल लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है? इम्पीरिकल। कॉन्सेप्चुअल में और पॉइंट देखना हो तो हम लोग और पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का या फिर थ्योरी का या थॉट प्रोसेस का क्रिएशन कहाँ पे होगा, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में होगा। इसका मोस्टली इस्तेमाल कौन करते हैं? इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। जो चीज़ पहले से अस्तित्व में है उसको फिर से इंटरप्रेट करने के लिए भी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। आप हमारे साथ लिखते चलना। लेकिन दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, यदि हम लोग इम्पीरिकल रिसर्च की बात करें तो वह इम्पीरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, इम्पीरिकल रिसर्च जो किस पे होता है निर्भर? एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। ठीक है, आप हमारे साथ एक एक शब्द को लिखते चलना, क्योंकि लोग शब्द में आपको फंसा डालेंगे। ठीक
ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, ऑब्जर्वेशन अलोंग, ठीक है, साथ में लिख लेना, ऑब्जर्वेशन साथ साथ चलते रहेगा। तो यह दरअसल जो डिफरेंसेस था इम्पिरिकल में और कॉन्सेप्चुअल में, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। इसमें और ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है आपके लिए। और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं भागा जा रहा हूँ, है ना। मैंने तो आपको बताया कि आप कहाँ कहाँ पे हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए, तो फिर सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा, पता चला टीचर से बात ही नहीं हो पा रही है। सिस्टम तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर टीचर किस लिए है, बच्चे को सॉल्यूशन के लिए ही। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरा लिखिएगा, लास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लिखिएगा, उद्देश्य के आधार पे, किसके आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे, किसका, रिसर्च का प्रकार, अनुसंधान का प्रकार। हम लोग इसको सबसे पहले ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखो, उद्देश्य के आधार पे 5 प्रकार के रिसर्च होते हैं। उद्देश्य के आधार पे कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, 5 प्रकार के रिसर्च होते हैं। कौन कौन, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, दूसरा कोरिलेशनल रिसर्च होता है, तीसरा एक्सप्लोरेटरी होता है, और चौथे नंबर पे यदि बात करें तो चौथा जो होता है एक्सप्लानेटरी होता है, और 5वें नंबर पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। तो 5 प्रकार के रिसर्च होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, 5 प्रकार के। तो हम लोग पांचों के बारे में बारी बारी से बात करने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट बस यहाँ पे लिख लो, उद्देश्य के आधार पे रिसर्च को 5 भागों में बांटा गया है। 5 कौन कौन है, एक एक करके हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, पहले नंबर पे बात करते हैं। पहला जो है वह है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पहले को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो मूल तौर पे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वह होता क्या है, ठीक है, उसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। किसी प्रकार का कोई घटना घट गया तो उसका वर्णन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन सुनते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे में लोग डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, यानी उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या संभावनाएं हैं। यानी वीडियो देखने से पहले यदि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या क्या बात किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जो आप कोई भी घटना घट गया या घटना नहीं घटा है, घटने वाला है, तो उसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है बिल्कुल उस तरीके का है जैसे हम लोग किसी भी प्रकार से न्यूज़ में जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से रिपोर्टिंग की तरह या रिपोर्टिंग के प्रकार का कौन सा रिसर्च है, तो वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा। समझ में आ रही बात। तो रिपोर्टिंग टाइप का रिसर्च कौन होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, मान लो कोई घटना घटा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और घटना का पड़ताल करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके एक एक पहलू पे, एक एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल में देखते हो रिपोर्टर सब जाता है, जैसे मान लो किसान मूवमेंट चल रहा है तो वहाँ पे जाता है तो रिपोर्टिंग करता है, वहाँ पे किसी एक टॉपिक को पकड़ेगा, उस पर रिपोर्टिंग करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है। समझ में आ रही बात, यहाँ तक आ रही है ना। हाँ, आ रही होगी, आ रही है तो फिर आप हीरो हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी लिखना कि इस प्रकार का रिसर्च यह जानकारी प्रदान करता है कि कोई भी घटना क्या है और क्या था। रिपोर्टिंग 2 केस में करेंगे। कौन कौन केस में, कोई भी घटना क्या है, जैसे मान लो घटना नहीं घटा है, ठीक है, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, तो हम लोग कहेंगे जैसे किसी प्रकार की कोई योजना है,
ठीक है, योजना लाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो इस पे जब रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें हम लोग बताएंगे कि क्या है, और यह जो प्रक्रिया होगा वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या था, ठीक, मान लो कोई घटना घटा, जैसे कुछ दिन पहले मुंबई से जो माइग्रेंट्स आ रहे थे तो रेलगाड़ी के पटरी पे वो लोग कट गए थे, तो वह भी एक प्रकार का घटना था। वो लोग शायद सो रहे थे क्योंकि रोटी वगैरह वहाँ पर से मिला, तो वो लोग सो रहे थे, वहाँ पे कट गए। फिर वहाँ पे कई सारे रिपोर्टर गए, उन्होंने रिपोर्टिंग किया, घटना का पड़ताल किया, वो घटना दरअसल क्या था। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानते हैं, घटना क्या है और क्या था, या कोई भी चीज़ क्या है और क्या था। तो मुख्य तौर पे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वह हमें क्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है, कैसे नहीं, क्या। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो और पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं हम लोग, पेज बदल लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और लिखिएगा अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि इसमें जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होंगे, उनका वेरिएबल्स पे, ठीक है, वेरिएबल को क्या होता है, वेरिएबल आपके रिसर्च को वेरी करता है, उसको बदल सकता है, उसके कंक्लूजन को बदल सकता है। तो बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हम लोग लेक्चर कर लेंगे वेरिएबल पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है वह रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई घटना क्या है क्या था यह रिसर्चर के कंट्रोल में कैसे हो सकता है। उसका तो काम है घटना के बारे में जांच पड़ताल करना, या घटना घट गया तब जांच पड़ताल करना, तो वह उसके हाथ में वेरिएबल कभी भी नहीं होगा। तो जब वेरिएबल किसी के हाथ में नहीं होगा तो वेरिएबल का मैनिपुलेशन भी संभव नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखिए कि यहाँ पे वेरिएबल को मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता है रिसर्च स्कॉलर के द्वारा। जब वेरिएबल आपके हाथ में रहेगा तभी तो आप मैनिपुलेट करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत बार क्या होता है, अधिकतर टाइम जो है ऑब्जर्वेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसको कई जगहों पे कोर रिलेशनल, ठीक है, कोर रिलेशनल रिसर्च के तौर पे भी काउंट कर दिया जाता है, क्योंकि कोर रिलेशनल जो रिसर्च है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वह डिस्क्रिप्टिव से आपको मिलता जुलता लगेगा, ठीक है। तो कई मौक़ों पे इसे कोर रिलेशनल रिसर्च भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव के ये 2-3 नाम और हैं। आगे बात करते हैं, इसमें और पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, और अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, और अगला पॉइंट लिखिए कि इस रिसर्च में सर्वे एंड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तथ्यों को भी खोजा जाता है, ठीक है। इसमें सर्वे तो किया ही जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप सर्वे तो करेंगे ही, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग में हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं। इन दोनों के साथ साथ आप क्या करेंगे, न्यू फैक्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, न्यू फैक्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे। एक अलग देखो, न्यू फैक्ट्स का फाइंडिंग जो है, यानी कि न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, इसको अलग बनाता है बाकी सब रिसर्च से, ठीक है, इसीलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्यों आवश्यकता पड़ती है, आखिर मतलब इसका क्या उद्देश्य है। आप कह सकते हो क्यों, तो क्यों में आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट कि फ्यूचर में कोई भी रिसर्च हो, ठीक है, फ्यूचर में जब कोई भी रिसर्च हो उस घटना पे, तो उस घटना का प्राइमरी सोर्स हमारे पास उपलब्ध हो। तो जब आप रिसर्च कर लेंगे तभी फ्यूचर में कोई आपका रिसर्च स्कॉलर, कोई आपका भाई, भतीजा, चाचा, नाना, दादा का बेटा, मतलब वो सब तो बूढ़े हो गए ना, का बेटा या फिर पोता पोती कोई भी करे, या आपका दोस्त वगैरह कहीं का, वो रिसर्च करेगा इस टॉपिक पे। तो जब आपने आज कर लिया है तब वो जब वो उस दिन करेगा फ्यूचर में इस टॉपिक पे रिसर्च, तो आपका जो रिसर्च पेपर है वह उसके लिए प्राइमरी सोर्स के तौर पे काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। प्राइमरी सोर्स पे कौन सा सोर्स काम करता है, जैसे मान लो कोई घटना आज घटा, ठीक है, और आज ही के दिन जो अखबार लिखा जा रहा है, आज ही के दिन जो घटनाएं किसी अखबार में लिखी जा रही है, न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल लिखा जा रहा है, कहीं पे मैगजीन में लिखा जा रहा है, कोई व्यक्ति अपने फेसबुक वॉल पे लिख रहा है, तो फ्यूचर में कोई रिसर्च करेगा ना, तो उसके लिए सारे जो सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्स के तौर पे काम करेंगे, ठीक। कोई भी घटना घटती है तो उसी काल में जब लिखा जाता है कॉन्टेम्प्ररी फेज में, तब उसके बाद जब लिखा जाएगा, इस रिसर्च को पढ़ करके जब कोई तीसरा व्यक्ति लिखेगा तो वह सारे के सारे बुक सेकेंडरी सोर्स में आ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसमें और क्या हो सकता है
कि इसमें चूंकि ह्यूमन बीइंग पे ही रिसर्च होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोई घटना घट रहा है या फिर किसी संस्था के बारे में हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, समाज हो, जाति हो, उसके हर पहलू के बारे में यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वे के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है और न्यू फैक्ट्स को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके हर एक पहलू को बारी बारी से समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है साथियों, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन है? 3 प्रकार के रिसर्च हैं। 3 उसका प्रकार है। पहला जो है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। यह देखो ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप है, वो वाला नहीं। उद्देश्य के आधार पे तो वर्गीकरण 5 हुआ ही था, तो उसमें पहला डिस्क्रिप्टिव था। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा हिस्टोरिकल रिसर्च और तीसरा एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च हम लोग इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है? एनालिटिकल रिसर्च। पहले समझते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो को। ठीक है, किसको समझेंगे? एक्स पोस्ट फैक्टो को। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इसका जो इस्तेमाल है मुख्य तौर पे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? जिसमें ट्रेड होता है, कोई व्यवसाय वगैरह होता है, कोई बिजनेस होता है, उन तमाम, जैसे अंबानी का कंपनी है जियो, उसी तरीके से BSNL कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, तो ये सब क्या है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अंदर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, तो यहाँ पर जो रिसर्च किया जाएगा उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहेंगे। समझ में आ रही बात? आ गई ना? तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का यदि रिसर्च किया जाएगा तो वहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा नंबर, इसका इस्तेमाल सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है कि कोई भी घटना घटा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे घटना घटने से पहले और उसके पश्चात, उन दोनों के कारणों का जांच पड़ताल करना। ठीक, तो इतिहास में देखो सोशल साइंस का बहुत सारा सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये तमाम सारे सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी तो खैर साइंस में भी चला जाता है, सोशियोलॉजी वगैरह है। तो इसमें हम लोग किसी घटना का अध्ययन करते हैं, उसके कारण एवं उसके प्रभाव के बारे में, कि उस घटना को घटने से पहले क्या स्थिति था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति बनी। यह जो रिसर्च होगा एक्स पोस्ट फैक्टो होगा। समझ में आ गई बात? पूरी तरीके से आ रही है ना? हाँ, चलो तीसरे नंबर पे, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा ना उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, यह इसकी एक खासियत है। मतलब सोशल साइंस में इसका इस्तेमाल तो किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के तौर पे, लेकिन इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च से इसको अलग किया जाता है। सोशल साइंस में और जो रिसर्च होते हैं उससे इसको अलग किया जाता है, क्योंकि सोशल साइंस में मोस्टली तो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। अच्छा, 70-80 के दशक में जब आवाज़ उठा तो मिश्रित अनुसंधान आया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करने लगे कि वहाँ पे क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वान्टिटेटिव भी करने लगे थे सोशल साइंस में। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए इसको अलग क्यों होता है बाकी सोशल साइंस के रिसर्च से, क्योंकि इसमें हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? एक्स पोस्ट फैक्टो से यह 3 फैक्ट बस याद रखना है। यदि आपको इतना याद है तो निश्चित तौर पे आप मतलब इससे आने वाले तमाम सारे सवाल को सोल्व कर लोगे, ऐसा नहीं सुपरमैन बन जाओगे। ठीक है, चौथा फैक्ट लिख लो इसमें, इसी में किसी इवेंट्स के रेफरेंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी घटना घटता है तो उसके संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी घटना घटता है तो इसके संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हिस्टोरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। मिटा दो इसको। देखो आप मेरे साथ लिखते चलना, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख रहे हो मैं मिटा देता हूँ अचानक से, फिर कुछ से कुछ सोच लोगे। चलो हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन W. बेस्ट। ठीक है, क्या नाम था बताओ?
जॉन डब्ल्यू बेस्ट। अब कौन वाला बेस्ट था, स्पेलिंग तो पता नहीं, ये वाला बेस्ट तो हो नहीं सकता है, ठीक है, जो भी हो, जॉन डब्ल्यू बेस्ट। उसने कहा कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, ठीक, लिख लेना इन्वर्टेड कॉमा में, उन्होंने कहा, लिखिएगा, मैं एग्जैक्टली शब्द बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, समझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य के साथ होता है। यह इनका इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट था। आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग का और की भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, है ना, कॉपीराइट है ना, वो फंस जाओगे फिर। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोला है, इन शॉर्ट इन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वह हिस्टोरिकल जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल जो इश्यूज होते हैं उन्हीं का विश्लेषण करने के लिए, एकदम ताज़ा उदाहरण दे, रिसेंट एग्जाम्पल, अभी पैलेस्टाइन का और इजराइल का जो स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे यदि आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो वह हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो जो ऐतिहासिक मुद्दे होते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों करेंगे भाई हिस्टोरिकल इश्यूज़ पे क्यों रिसर्च, क्या करना है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला? इसलिए फ़ायदा यह होने वाला है कि जो पास्ट में जो चीज़ हुआ था उसको लेकर के आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, ठीक है, इसके लिए। और जब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ तो इसके आधार पे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे, इसीलिए इस पे रिसर्च किया जाता है, ताकि मान लो कि कोई पास्ट में घटना घटा है तो आप उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके कारण को जानते हैं, और उसी तरीके का सेम सिचुएशन आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो वैसा नहीं हो, इसीलिए आप पास्ट को पढ़ते हैं, ताकि पास्ट में जिस तरीके की घटनाएं घटी, यदि वैसे घटनाओं का सामना फ्यूचर में करना पड़े तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। और पास्ट को इसलिए भी पढ़ते हैं, देखो पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अतीत को वर्तमान में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का हम लोग निर्माण कर सकें, ठीक है, अतीत से एक समझ उत्पन्न करें, एक सीख लें, और वर्तमान में ऐसे कदम उठाएं कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हिस्ट्री सभी को पढ़ना चाहिए, है ना। अतीत, अपना हिस्ट्री, अपने समाज का, देश का, अपना हिस्ट्री पढ़ लिए, मानव का तो फिर बाकी पढ़ने का। अपना मतलब आप क्या समझ लिए, अपना कास्ट, अपना रिलीजन, ये तो गलत सोच लिया आपने। अपना मतलब आप मानव हो ना, मानव जाति का इतिहास की बात कर रहा था मैं। कुछ से कुछ सोच लेते हो, चलो कोई बात नहीं, सोचते तो हो कम से कम। आगे बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में एक दो पॉइंट और लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। और इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे, अब तो दो तीन पॉइंट मैंने बता दिया ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ एंशिएंट इवेंट्स का रिसर्च करने के लिए हम लोग किस प्रकार का रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसमें और मेरे ख्याल से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम लोग काफ़ी कर लिए हैं। और एक दो पॉइंट यदि और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि इसलिए किया जाता है ताकि जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है या जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें जो थिंक टैंक है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक नया डायरेक्शन दिया जा सके। जो ट्रेडिशनल अप्रोच आ रहा है उसमें एक नया अप्रोच जोड़ा जा सके। और दूसरी बात कि जो भी आज का जो जनरेशन है कितना हिस्ट्री पढ़ने से उबता है। हम लोग तो 11th-12th में मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय मेरे एक सर थे जिनका नाम था अफरोज सर, ठीक है, वो MBBS किए हुए थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री के साथ साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ाते थे। उनकी वजह से मेरा केमिस्ट्री भी बढ़िया हो गया और अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी लगता है ठीक ठाक हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि सर हमेशा एक कहावत कहो या जो भी कहो, बोलते थे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा और रात पढ़े तो दिन सफ़ा। ऐसा मतलब मेरे मन में परसेप्शन बन गया था, लेकिन जब बाद में पता चला कि मतलब पढ़ने शुरू किए इसको तो फिर पता चला कि नहीं, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, ये बेवफा में से बे शब्द हटा दो, वफा, ठीक है, ये बहुत वफादारी निभाता है यदि आप ईमानदारी के साथ इसको पढ़ोगे तब, नहीं तो फिर
बेवफा ही रहेगा। फिर तो बेवफा तो आपकी प्रेमिका भी है, तो फिर क्या कीजिएगा, आप भी तो हैं। आगे बात करते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान के 2-3 स्टेप होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग डेटा का कलेक्शन करेंगे और उसके बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसका विश्लेषण करेंगे। और तीसरे नंबर पे विश्लेषण के आधार पे हम लोग इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो थीसिस या डिसर्टेशन के तौर पे काम करेगा हमारे साथ। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें, चलो अब बात कर ले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तीसरे प्रकार के बारे में। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, कोई बात नहीं, पेशेंस बनाए रखना। तीसरे प्रकार के बारे में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का तीसरा प्रकार कौन है? तीसरा प्रकार उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है। एनालिटिकल रिसर्च में बस ऐसे समझो ना कि फैक्ट जो है ना वो पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास फैक्ट पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, उसको बस एनालाइज कर लो। बस एनालिसिस का काम करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार का जो रिसर्च होता है ना उसको एनालिटिकल रिसर्च करते हैं, ठीक। इसमें ज़्यादा चांसेज होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। और इवैल्यूएट कैसे? क्रिटिक्स के तौर पे, ठीक है, क्रिटिसिज्म युक्त, ठीक है, आलोचना युक्त इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग। इस बात को ध्यान रखना। 3 पॉइंट एनालिटिकल रिसर्च में रखना है। डेटा पहले से है, फैक्ट पहले से, उसको एनालाइज करना है, इसका इस्तेमाल इवैल्यूएशन में किया जाता है। और तीसरा, इसमें इवैल्यूएशन जो होता है वह 90-95% केस में आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो फिर क्या, फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया ख़त्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले रिसर्च के बारे में। और अगला रिसर्च जो है हमारा, जो किसके आधार पे? ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। जो हमने 5 रिसर्च की बात की थी उसमें से पहला डिस्क्रिप्टिव था, जिसके बारे में हम लोग बात किया। और डिस्क्रिप्टिव 3 प्रकार का था, उसके बारे में भी बात कर लिए। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं? अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे जो दूसरा टाइप था उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइप लिख लीजिए, बोलते हैं कोर रिलेशनल। कोर रिलेशनल, इसको बोलेंगे सह संबंध। सह संबंध। रिलेशनल से रिलेटिव से याद आ जाते हैं ना, बहुत ताना मारते हैं रिलेटिव्स लोग। मैं तो परेशान हो गया था एक वक्त में। चलो, इसीलिए अब मतलब मेरे रिलेटिव्स बहुत कम कॉल करते हैं, संपर्क में ही नहीं है। सह संबंध अनुसंधान, रिलेशनल, कोर रिलेशनल रिसर्च, इसके बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? देखो, जैसे कोई भी घटना घटता है, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लो, डेटा अवेलेबल है आपके पास। डेटा के लिए आपको दूर दूर भागना नहीं है, ठीक है, फाइंड आउट नहीं करना है, डेटा उपलब्ध है आपके पास ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट देखो, कोई भी घटना घटता है तो उसके 2 पहलू होते हैं, उसके कई सारे पहलू होते हैं। 2 पहलू क्यों? कई सारे पहलू होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इवेंट एक रहेगा, ठीक, घटना जो है वह एक है। और इस रिसर्च में हम लोग उसके 2 पहलू पे ध्यान देते हैं। उसका एक पहलू हो सकता है और एक पहलू उसका दूसरा हो सकता है। तो उसके हम लोग 2 एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि एक ही घटना के 2-2 पहलू पर एक ही साथ जब रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस रिसर्च को, उस रिसर्च के प्रकार को, उस रिसर्च मेथड को कोर रिलेशनल रिसर्च कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? फिर से समझते हैं हम लोग। एक ही घटना के 2 पहलू पर एक ही साथ जब रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस रिसर्च मेथड को कोर रिलेशनल रिसर्च मेथड कहते हैं। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत 1% नहीं है, ठीक है, समझ गए? चलो, इसमें क्या होगा ना, आपके पास वेरिएबल्स बहुत सारे रहेंगे। मैंने आपको बताया ना कि इसके पहलू कई सारे हैं, इसमें वेरिएबल्स आपके पास बहुत सारे रहेंगे। लेकिन एक घटना के सिर्फ 2 पहलू पे चर्चा करना है। जब बहुत सारे पहलू पे चर्चा करेंगे ना, तो वो कोई और रिसर्च हो जाता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो कोर रिलेशनल रिसर्च में मेरे प्यारे साथियों
मेरे प्यारे छात्रों, बस 2 बात याद रखो। यदि 2 बात याद है तो फिर आप हीरो हैं इस रिसर्च मेथड के। आपसे कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात? चलो तो फिर आगे आएंगे तो फिर आगे बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा जो प्रकार है इसमें, चलो ब्लैक ले लेते हैं इस बार। तीसरा जो प्रकार है वह लिखिएगा, वह है व्याख्यात्मक अनुसंधान। बताओ इसका हिंदी अंग्रेजी। व्याख्या करना को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन करना तो बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लानेटरी बोल लेते हैं इसको। एक्सप्लानेटरी रिसर्च, क्या बोलेंगे? एक्सप्लानेटरी रिसर्च। एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो होता है उसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। यह हमेशा छोटे रूप में होगा। किस में होगा? स्मॉल फॉर्म में होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो होगा हमेशा छोटे रूप में, बड़ा नहीं होगा एकदम लार्ज टाइप से, नहीं, छोटे रूप में। ठीक, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो मेन रिसर्च होता है, यानी जो बड़ा रिसर्च होता है, उसका छोटा सा रूप है। ठीक है, उसका यह छोटा सा रूप है, इसीलिए इसको बोलते हैं मुख्य अनुसंधान का लघु रूप, अ स्मॉल फॉर्म ऑफ मेन रिसर्च। अ स्मॉल फॉर्म ऑफ मेन रिसर्च किसे कहा जाता है? एक्सप्लानेटरी रिसर्च को कहते हैं। हमेशा छोटे पैमाने पे किया जाता है। ठीक, किसके पैमाने पे लिख लीजिए? छोटे पैमाने पे किया जाता है, बहुत बड़ा लेवल पे नहीं। जैसे मान लो कि आप उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में किसी एक स्टेट को ले लेते हैं, मान लो मिर्ज़ापुर को ले लेते हैं, जिला को, मिर्ज़ापुर में कोई गांव को ले लेते हैं। वहाँ पे बस इस छोटे से गांव पे जब आप अध्ययन करेंगे ना, तो यह जो रिसर्च कहलाएगा वो एक्सप्लानेटरी रिसर्च में इसको डालेंगे। छोटे पैमाने पे जो भी रिसर्च करेंगे उसको इस नाम से हम लोग बुला सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब इसमें इसी सवाल को पलट के पूछा जाए कि क्या एक्सप्लानेटरी रिसर्च को बड़े स्तर पे, एक्सपैंडेड रिसर्च में, बड़े स्तर पे, बड़े रिसर्च में क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा, यूज ओनली एट स्मॉल लेवल रिसर्च। ये तो मैंने लिखवा ही दिया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? वायबिलिटी ऑफ रिसर्च। यदि आपसे पूछा जाए कि वायबिलिटी ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरे यार ये टर्म कहाँ से ये उठा के डाल दिया। नहीं, वायबिलिटी ऑफ रिसर्च एक्सप्लानेटरी रिसर्च को ही कहते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह एक घटना या कंडीशन के 2 या 2 से अधिक पहलू को, इससे पहले वाले मैंने क्या बताया था? एक घटना के 2 पहलू पर जब एक साथ रिसर्च करेंगे तो उसको कोर रिलेशनल रिसर्च बोलेंगे। लेकिन एक ही घटना के पर जब रिसर्च कर रहे हैं और उसके कई सारे पहलू पर, 2 से अधिक, 4, 5, 10, 20, इतने सारे पहलू पर जब एक साथ रिसर्च करेंगे तो उसको एक्सप्लानेटरी रिसर्च कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो रिसर्च करेंगे वो इवेंट तो एक रहेगा, लेकिन इसका जो एस्पेक्ट रहेगा वो बहुत सारा रहेगा। देखो आप मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है, नोट्स तैयार कर लेना जो भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं लिखता नहीं हूँ, तो जो बोलता हूँ एग्जैक्टली आप लिख लेना, एकदम हूबहू, ताकि आप पढ़ोगे तो लगे कि आप पढ़ा रहे हो किसी को। अब बात करते हैं कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा भाई। ठीक, 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। ज़रूरत क्यों पड़ा, मूल तौर पर इसमें क्या बात करते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है आखिर, है ना। जैसे कोविड-19 का वैक्सीन लगवा रहे हैं, आप लोग लगवाए हैं, लगवा लेना आप लोग भी, ठीक है। मेरा तो नंबर ही नहीं है अभी तक। चलो बात करते हैं, इसका मेन उद्देश्य जो है वह है कोई भी घटना घटा तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, उस बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। एक पहला बात, ये जानकारी क्या मतलब, आज अचानक से राजकुमार कैसे आ गए जानी टाइप से, जानकारी प्राप्त करना। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करते हैं, राजकुमार को पसंद करते हो आप लोग? नहीं, जानते हो कि नहीं जानते हो? दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट को डिफाइन करना, स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा इसका उद्देश्य लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का समस्या होता है तो उसको क्लियरली
ठीक है, क्लियरली उसको स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए। और चौथा इसका उद्देश्य होता है हाइपोथेसिस डेवलप करना। अब एक ही घटना के इतने सारे पहलू पे अध्ययन कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस तो जनरेट करेंगे ना। एक वीडियो ना हम लोग हाइपोथेसिस पे कर लेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं ना, करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड में ही करेंगे। और आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप एक प्रपोजल को लेकर के बना देना, वीडियो बना देंगे, ठीक है, जान लगा देंगे हम लोग JRF के लिए, टेंशन मत लो। 5वें नंबर पे बात करते हैं। 5वां लिखिएगा। 5वां क्या लिखना है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका उद्देश्य रिसर्च करना भी होगा, रिसर्च को डेवलप करना, ये तो बहुत कॉमन बात है ना। इतना सारा काम कर रहे हो तो एक उद्देश्य तो हिडन है, रिसर्च डेवलप करना है भाई, उसके लिए करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, व्याख्यात्मक अनुसंधान भी हम लोग लगभग क्लियर कर लिए हैं। आगे बात करते हैं। ये हम लोग व्याख्यात्मक ही पढ़ रहे थे ना, कुछ और पढ़ लिए? उफ शिट, व्याख्यात्मक नहीं। अच्छा, आप वहाँ पे ना बस पॉइंट ऊपर में चेंज कर लेना, ठीक है, व्याख्यात्मक नहीं करके आप ये कर लेना, हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ लिए हैं। मैं ध्यान से उतर गया था, क्या से क्या हो रहा है। रात को कितना बज रहा है? 2:12 हो चुके हैं, तो ध्यान से उतर गया। इसलिए नहीं कि रात को 2:12 हो गए हैं, ऐसे ही माफ़ करना इसके लिए। एक्सप्लोरेटरी लिख लो यार इसको। अभी जो हम लोग बात किए ना, इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समन्वेषी, क्या हिंदी है, समन्वेषी अनुसंधान। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। कोई बात नहीं, पढ़ ही लिए ना, तो क्या दिक्कत है, गलत तो नहीं किए। चलो, इसी को एक और हिंदी नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं अनुसंधान, अनुसंधान मूलक अनुसंधान, अनुसंधान मूलक अनुसंधान, या समन्वेषी अनुसंधान, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी जब किसी भी चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, आपको नहीं लग रहा था उतना देर से हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे थे, इसीलिए इसको बोलते हैं। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को, आप कोई भी घटना सुनाते हो किसी व्यक्ति को, तो बोलता है ना, और इसको एक्सप्लोर करो, एकदम बढ़िया से, एकदम स्पष्ट करो, तो कैसे कैसे एकदम घटना घटा था। जैसे किसी का ब्रेकअप होता है तो बोलता है, जैसे मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ, तो हम लोग बोले 3-4 बार उसका ब्रेकअप हुआ है, शायद 5वां बार अब होने वाला होगा। तो हर बार चीज़ों को अपने तरीके से एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है, पूरा घटनाक्रम को एकदम सजाएगा, जैसे पहले मौर्यन फिर शुंगा, इस तरीके से। ठीक, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, घटना को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और एक ही साथ उसके कई सारे पहलू पर बात करते हैं। स्मॉल फॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अभी तो ब्लंडर हो जाता है, यदि नहीं मतलब ध्यान में आता तो अचानक से है कि ये क्या बोले जा रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ बात कर लिए? कोर रिलेशनल हो चुका है और समन्वेषी भी हो चुका है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्लानेटरी। चलो, अभी जो हम लोग बात नहीं कर पाए, जिसके नाम पे हम लोगों ने किसी और को पढ़ लिया था, अब उसको पढ़ लेते हैं। एक्सप्लानेटरी में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा रिसर्च है ये। एक्सप्लानेटरी रिसर्च में कुछ भी नहीं करना है बउआ, बस व्याख्या करना है। किसी भी चीज़ का व्याख्या करते हैं, वह जो रिसर्च कहलाएगा वह एक्सप्लानेटरी रिसर्च कहलाएगा। इसमें कोई भी घटना घटता है ना, तो एक तो था कोर रिलेशनल में उसके 2 पहलू पे चर्चा करते थे, और एक्सप्लोरेटरी में उसके कई सारे पहलू पे चर्चा किए। और एक्सप्लानेटरी में क्या करेंगे हम लोग कि एक ही घटना के 2 पहलू, और ये 2 पहलू कौन होगा? एक ही घटना के 2 सवाल। ठीक, एक ही घटना के 2 सवाल के बारे में हम लोग जांच करेंगे कि यह घटना कैसे घटा भाई, और यह घटना क्यों घटा। ठीक है, यह घटना क्यों घटा। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सली हमला हुआ तो कैसे हुआ भाई और क्यों हुआ। यदि एक घटना के इन 2 सारे सवालों के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, इन 2 क्वेश्चन को हम लोग अपने रिसर्च में शामिल करेंगे, तो वह रिसर्च एक्सप्लानेटरी रिसर्च कहलाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग करते हैं ना, कि मतलब कोई घटना कैसे घटा और क्यों घटा। ठीक है, जब किसी घटना को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, कि तो आप हाउ और वाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, कैसे और क्यों हुआ, तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है।
तो एक्सप्लानेटरी रिसर्च समझ में आया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समझ में आया, ठीक है, सब मिला जुला एक दूसरे से, है ना। अब बात करते हैं आज का लास्ट रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च का लास्ट रिसर्च, बस उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद लास्ट लिख लेना प्रायोगिक अनुसंधान जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल। ये में प्रैक्टिकल आ रहा था दिमाग में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से लोग बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक, इसको ध्यान से समझना। ध्यान से क्या समझोगे, इतना इजी है ना कि मतलब दिल खुश हो जाएगा, पागल हो जाओगे खुशी से। अब पागल मत हो, है ना। चलो, इसमें क्या करते हैं साथियों कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें हम लोग काउजल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। काउजल रिलेशन क्या होता है भाई, जहाँ पे हम लोग किसी भी घटना का काउज और इफेक्ट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वह जो रिसर्च होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि एक घटना लेते हैं, एक मतलब स्टेटमेंट लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं कि मान लो दिल टूटने पर, इस तरीके से दिल टूटने पर आदमी क्या हो जाता है, उदास। उदास क्या, कई लोग पागल हो जाते हैं, ठीक। तो दिल टूटना क्या है, काउज है, और उदास होना क्या है, इफेक्ट है। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है उसका जब अध्ययन करेंगे, उसका जब रिसर्च करेंगे तो इसी रिसर्च को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। समझ में आ गई बात, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, ठीक। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या क्या स्टेप है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं घटना को, ठीक। उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने पढ़ा था। और उसके बाद इसका तीसरा स्टेज है जो काउजल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर काउज एंड इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। एक दो उदाहरण से और समझते हैं काउज और इफेक्ट का, और क्या हो सकता है। जैसे पेपर 1 जिसका कमज़ोर रहता है, ठीक है, उसका JRF नहीं हो पाता है। सोच लो बाबू, मजाक मजाक में मैं सही बात बोल रहा हूँ, इसलिए पेपर 1 को भी बहुत पढ़ना जम करके, ठीक। ये सही बात है, पेपर 1 जिसका कमज़ोर रहता है उसका JRF नहीं हो पाता है। अब देखो पेपर 1 क्या है, काउज है, और JRF नहीं होना क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। चलो, तो काउज ऑन इफेक्ट, इस तरीके से जो भी रिसर्च हम लोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 10-15 बच्चों 20 बच्चों को लेंगे और चेक करें कि सही में उसका पेपर 1 कमज़ोर था जिस वजह से JRF नहीं हुआ, तो देखेंगे अरे हाँ ये तो बात तो सही बोल रहे थे अमृत सर। तो ऐसा रियली में है। और एक दो उदाहरण लिया जा सकता है, क्या बोलो तो वो भी ले लेते हैं। क्या ले लें, आप लोग का दिल खुश हो जाए, मतलब ऐसे ना हाल फिलहाल वाला अनुष्का शर्मा वाला ले लेते हैं। ब्रेकअप होने के बाद आदमी पार्टी करता है, ठीक। पार्टी करने के लिए ब्रेकअप होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्रेकअप करने के बाद आदमी पार्टी करता है, यही जो है ना यह काउज है, ठीक, और यह इफेक्ट है। तो काउज एंड इफेक्ट का अध्ययन जो अध्ययन करेंगे जिस रिसर्च में, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया बात। यदि समझ में आ गया है मेरे प्यारे साथियों तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और चूँकि चैनल पे बहुत कम नए लोग जुड़ रहे हैं तो आप सभी से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो नेट JRF का तैयारी कहीं भी कर रहे हैं, जैसे किसी ने कोचिंग में पैसा दे दिया है तो उनको भी एक बार बोलिए कि आप यहाँ एक बार पढ़ करके देखो, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा है। जब उनको पसंद नहीं होगा तो फिर आप वहीं पढ़ें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उनको बोलिए कि आप यहाँ पढ़ करके देखो। यदि मेरी मदद से उनका JRF हो जाता है, नेट हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का तो काम है किसी का भविष्य बनाना। तो चलिए फिर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रात को 2:20 हो चुके हैं तो काफ़ी हो गया है। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।